फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के अपने चैप्टर बायोलॉजी की 4th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर इस वर्ड के बारे में हम डिस्कस करें तो बायोटेक्नोलॉजी मेनली दो वर्ड से मिलकर बनी है। फर्स्ट बायो, सेकंड टेक्नोलॉजी। अगर अपन बायो के बारे में देखें, बायो होता क्या है, सजीव। अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बायो की दोनों यूनिट इसके अंदर आ जाती है। दोनों यूनिट कौन सी? मैंने जब हम बायो के बारे में डिस्कस करते हैं तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही आ जाते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल्स, पादप और जंतु, इन दोनों के बारे में डिस्कस हो रहा है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक या प्रौद्योगिकी। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो मतलब बायो सजीवों का उपयोग तकनीक के द्वारा किसमें करना, मानव उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। अगर इसकी डेफिनेशन अपन देखें तो कैसे होगी, पादप या जंतु या सजीव जिसमें एक कोशिकीय पादप, मेनली सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके अंदर संपन्न होने वाले जो प्रक्रम होते हैं, उन प्रक्रमों का यूज किसमें किया जाता है, मानव कल्याण हेतु जो पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सजीवों अर्थात पादप एवं जंतु कोशिकाओं तथा उनमें संपन्न होने वाले जैविक प्रक्रमों तथा घटकों का उपयोग मानव कल्याण हेतु उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने में किया जाता है, तो उसे अपन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी शब्द के बारे में अपन बात करें तो ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कार्ल एरेकी एक साइंटिस्ट था। उसने सन 1919 में इस शब्द को दिया था। अगर बायोटेक्नोलॉजी की अपन बात करते हैं तो ये मॉडर्न साइंस की सबसे पॉपुलर ब्रांच होती है, क्योंकि इसका इतिहास वैसे तो अपन देखें तो लाखों साल पुराना है, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की जो आधुनिक ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप की होती है, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी है जो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी मतलब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड आधुनिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो थी ये फूड किण्वन से रिलेटेड थी, मतलब जैसे किण्वन की प्रोसेस के द्वारा डबल रोटी जो ब्रेड होती है उसका फॉर्मेशन करना, बियर वगैरह बनाना, जो जिसमें टेक्नोलॉजी उस टाइम ज्यादा विकसित नहीं थी, या फिर ये जो सिरके का फॉर्मेशन वगैरह आते हैं, फूड जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों के किण्वन से रिलेटेड जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है। अगर अपन देखें इसकी युक्तियां क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी की, अगर युक्तियों की अपन बात करें तो ये मेनली कहाँ यूज, इसकी युक्तियां जो है वो भिन्न भिन्न टाइप की होती है। सबसे पहले अपन देखें तो प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट आएगा प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद में आता है एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद में आता है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी
एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड और भी सारी चीजें आती है, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर आता है इसके अंदर, एनिमल्स में जो भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है वो सारी चीजें आती हैं, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी आती है, बायोचिप्स आती हैं, बायोसेंसर्स आते हैं, बायोफिल्म आती है। अगर अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो मेन चीजें जो जिस पर डिस्कस करेंगे तो उसमें 3 चीजें हैं, बायोचिप्स, बायोसेंसर, बायोफिल्म, और नेक्स्ट जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए स्थानांतरण, पुनर्योगज डीएनए जो तकनीक है उसके ऊपर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर बायोटेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी सबसे जो मेन मेथड जो होता है उसमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अपन पूरी प्रोसेस देखेंगे, बायोसेंसर, बायोचिप्स, बायोफिल्म, इन तीनों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। मेनली अपने जब 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले पूछेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में अपने को बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स व्हाट, बायो में आते हैं सजीव, सजीवों में कौन से आते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, जो बायोटेक्नोलॉजी मतलब अगर इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करेंगे तो अपने में इतना ही लिख के आना है, सजीव जैसे पादप या जंतु, इनके कुछ पादप जंतु एक कोशिके, इनके अंदर संपन्न होने वाले प्रक्रमों का उपयोग अपन किस में करते हैं, मानव कल्याण हेतु उपयोगी पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। ओके, उसके बाद में बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया था। बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द था सबसे पहले कार्ल एरिक एक साइंटिस्ट था, उसने 1919 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द को दिया था। उसके बाद में आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की युक्तियां क्या क्या है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैंने अपन युक्तियों की बात करें तो उसमें आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एनिमल्स। ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की युक्तियों के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें अपन बायोटेक्नोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी जो है वो खाद्य पदार्थों के किण्वन से संबंधित है, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर वो सारी की सारी युक्तियां जो मैंने बताई थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाना, जो एक करोड़ प्रतिरक्षी जो होते हैं उनका जो निर्माण होता है, आधुनिक तरीके से वैक्सीन का फॉर्मेशन करना, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो सब की सब प्रोसेस आ जाती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगर अब अपन बात करें बायोसेंसर की, तो मैंने अपने जो लेसन है, जो इंट्रोडक्शन दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें 3 डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले आता है बायोसेंसर। बायोसेंसर क्या होता है, वैसे अगर हम बात करें बायोसेंसर तो ये एनालिटिकल डिवाइसेस होते हैं। एंड आप इसके डेफिनेशन में आपको लिख के आना कि ये जैविक पदार्थों के विश्लेषण होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये जो केमिकल जो संकेत होते हैं, रासायनिक संकेतों को किस में चेंज कर देते हैं, विद्युत संकेतों में चेंज करते हैं, और किसकी सहायता से करते हैं, ट्रांसड्यूसर की सहायता से करते हैं। आपको इसके डेफिनेशन में बस इतना ही लिख के आना है। बट अगर इसको अपन देखें तो इसमें होता क्या है, डायग्रामेटिक तरीके से अगर इसको समझे बायोसेंसर को, इसमें ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, ये जो है ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। एंड ये एनालाइट होते हैं, ये एनालाइट होते हैं। अब ये एनालाइट क्या करेंगे, ये बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ अटैच हो जाएंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये जो है ये ट्रांसड्यूसर है, ये ट्रांसड्यूसर है। ओके, और यहां पे क्या आएगा, ये एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है,
में इंटरेक्शन होगा, इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस, जो केमिकल संकेत हैं, जो रासायनिक संकेत हैं उत्पन्न होंगे, रासायनिक संकेत उत्पन्न होंगे। और इन रासायनिक संकेतों को, ये जो केमिकल सिग्नल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इनको ट्रांसड्यूसर जो है उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब विद्युत संकेतों में, ये जो ट्रांसड्यूसर है इसको विद्युत संकेतों में चेंज कर देगा। ये विद्युत संकेतों में चेंज करेगा, उसके बाद में आगे एम्पलीफायर पर जाएंगे, एम्पलीफायर इनका एम्पलीफिकेशन करेगा, एम्पलीफिकेशन करने के बाद में ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर अपनी प्रोसेस करेगा, और अपनी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर जो भी यहाँ पे मैथमेटिकली जो भी इक्वेशन आती है उसको यहाँ पे शो कर दिया जाता है डिस्प्ले के ऊपर। मेनली अगर इस जो ये बायोसेंसर होते हैं, एनालिटिकल डिवाइस होते हैं, इनका मेनली वर्क क्या होता है, अगर वर्क की अपन बात करें तो ग्लूकोज की जो मॉनिटरिंग, ब्लड में जो ग्लूकोज की मॉनिटरिंग की जाती है तो उसमें ये काम में आते हैं। हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, छोटे से डिवाइसेस होते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते हैं, वैसे इसके काफी जगह पर काम आते हैं। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको बना के नहीं आना अपने सब्जेक्ट। अगर अपन 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपसे सिर्फ बायोसेंसर की डेफिनेशन पूछेंगे, जिसमें आपको लिख के आना है जैविक पदार्थों के विश्लेष्य होते हैं, या फिर क्या होते हैं एनालिटिकल डिवाइसेस होते हैं, जिनका मेन वर्क क्या होता है, जो रासायनिक संकेतों को विद्युत संकेतों में चेंज कर देते हैं, किसके थ्रू, ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ओके, और इनका वर्क क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग, उसको चेक करना, एंड पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, नदी में प्रदूषकों की मात्रा को ज्ञात करना। वैसे ये बायोसेंसर जो होते हैं इनका अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग काम होता है, जिस फील्ड या जिस उद्देश्य के लिए वो बनाए गए उसके अकॉर्डिंग इनका काम होता है। जैसे मेडिकल लाइन में होगा ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए नदी में प्रदूषकों की मात्रा ज्ञात करना, और एक काम होता है इनका बायोटेररिज्म। बायोटेररिज्म के बारे में आपने सुना, जैव आतंकवाद, इसको कम करने के लिए जैव आतंकवाद, मतलब जैव आतंकवाद, बायोटेररिज्म आखिर होता क्या है, अगर अपन इसके ऊपर बात करें बायोटेररिज्म या जैव आतंकवाद क्या होता है, जीवों के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है, मेनली जो अलग अलग देशों की बात करें या फिर किसी भी मेन पर्पज से जीवों के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है वो बायोटेररिज्म होता है। इसको अपन कोविड-19 या कोरोना वायरस से भी देख सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वायरस वगैरह, इनके द्वारा क्या किया जाता है, अपने इन्वायरमेंट में आतंकवाद फैलाया जाना बायोटेररिज्म के अंतर्गत ही आता है। मेनली अगर अपन देखें बायोटेररिज्म जो होता है वो परमाणु हथियार वगैरह जो होते हैं उनसे फैलाए गए टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब अपन किसी भी औजार के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर अपन कोई भी अगर गलत एक्टिविटी करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो मेनली अपना एक एरिया जो अपन डिसाइड करते हैं उसी एरिया पर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन बायोटेररिज्म जो होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वायरसों के द्वारा फैलाया जाता है। जब तक इनकी कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी दवाई जब तक नहीं बनाई जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितनी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। ये काफी ज्यादा एरिया को अपने अंदर रख ले सकता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके द्वारा जैव आतंकवाद को रोका जा सकता है। लेकिन अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसके ड्रॉबैक्स में भी अगर अपन देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये जैव आतंकवाद फैलाया भी जा रहा है, क्योंकि किसी भी वायरस की जीनी स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसकी जीनी स्ट्रक्चर में चेंज करके उसको और ज्यादा डेंजर बना दिया जाता है, और उसकी स्ट्रक्चर में चेंज अपन साइंस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो ये बायोटेररिज्म को फैला भी सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। अगर आगे अपन बात करें बायोसेंसर के बाद में आती है बायोचिप्स। बायोचिप्स क्या होती है, बायोचिप्स या फिर डीएनए चिप्स या फिर माइक्रो एरी, ये सब इसी के नाम है। इसमें क्या होता है, एक चिप होती है, स्लाइड मान सकते हैं अपन, उसके ऊपर क्या होता है, असंख्य डीएनए अणुओं का संग्रह होता है। असंख्य डीएनए अणुओं का संग्रह होता है इस बायोचिप्स के अंदर। मेनली इसका वर्क क्या होता है, मेनली इसका वर्क ये होता है कि एक साथ कई जीनों की अभिव्यक्ति को ज्ञात करने के लिए बायोचिप्स का यूज किया जाता है। फोडोर एक साइंटिस्ट था, फोडोर जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले बायोचिप्स जो थी या फिर डीएनए जो चिप्स थी, इनको अपन डीएनए चिप्स भी बोल सकते हैं या फिर डीएनए सूक्ष्म व्यू, डीएनए सूक्ष्म व्यू भी
कोडोर के सबसे पहले इनका निर्माण क्या था? अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है, असंख्य डीएनए समूह जो एक ठोस सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। और इनका वर्क क्या होता है? इनका मेनली वर्क ये होता है कि एक साथ कई जीनों की अभिव्यक्ति को एक ही समय में मापा जा सकता है। साइंटिस्ट इसलिए इसका यूज करते हैं। और ये जो ठोस सरफेस है ये कांच की, क्वार्टेज की, प्लास्टिक की, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बायोसेंसर, अपने बात की, बायोचिप्स की अपने बात करी, फिर आती है बायोफिल्म। अगर अपन बायोफिल्म की बात करें तो ये क्या होता है? एक सरफेस होती है और उस सरफेस के ऊपर क्या होता है? असंख्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उस सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये चल अवस्था में होते हैं, जब ये सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं तब ये अचल अवस्था में हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है? इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग आ जाती है। पॉलीसेकेराइड की कवरिंग जो है ये किस लिए आ जाती है? पॉलीसेकेराइड की, ये पॉलीसेकेराइड जिसकी कवरिंग का मेन बेनिफिट यही है कि ये जो सूक्ष्म जीव इस सरफेस पर अटैच हो रखे हैं इनकी एनवायरनमेंट से ये सुरक्षा करती है। पॉलीसेकेराइड की जो ये सरफेस इनके ऊपर सिल्क जो आई है वो, ओके। इसके माध्यम से क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? गैस या जो भी मतलब कंपोनेंट्स इसको जरूरी चाहिए इनको, वो भी इसके अंदर से जा सकते हैं, क्योंकि ये छलनी जैसे होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो ये असंख्य सूक्ष्म जीव एक जो सरफेस होती है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस बायोफिल्म का अपन यूज देखें कि इस बायोफिल्म का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, मेनली जो वाटर होता है ना उसके अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर अपने मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी इंट्रोडक्शन में मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं। बायोसेंसर के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, बायोचिप के ऊपर टिप्पणी आ सकती है और बायोफिल्म, इन तीनों के ऊपर आ सकती है। या फिर पूछ लेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले जो है वो डेवलपमेंट किसने किया, या फिर इसकी युक्तियां कौन कौन सी हैं, ओके। तो बायोसेंसर में आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है कि जैविक विश्लेषक होते हैं जो जो रासायनिक संकेत होते हैं उनको विद्युत संकेतों में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। चेंज किसके थ्रू करते हैं? ट्रांसड्यूसर के थ्रू करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? इसका उपयोग रोग कारकों के निदान में, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग में, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में एंड बायोटेररिज्म को कम करने में। ये बायोचिप्स में भी आपको सिर्फ इतना लिख के आना है कि मेनली बायोचिप्स जो होती है वो डीएनए अणुओं का एक संग्रह होती है जिसका यूज किसमें किया जाता है? एक साथ अनेक जीवों की अभिव्यक्ति में। उसके बाद आती है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होती है? बायोफिल्म जो होती है वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक ठोस जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं। उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड की जो परत आ जाती है, पॉलीसेकेराइड की परत इन सूक्ष्म जीवों को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में, मेनली अपशिष्ट जल के उपचार में। अपशिष्ट जल जो होता है उसके उपचार में बायोफिल्म का यूज किया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना वो छोटी छोटी पाइपलाइन, अगर छोटी छोटी पाइपलाइन है उसके अंदर बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर लेंगे तो ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, वाटर आगे नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें तो इनके साइड इफेक्ट भी हैं और इनके यूजेस भी हैं। फिर आते हैं कि अगर बात करें भारत में बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1982 भारत में बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1982 में की गई थी। जब 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की जब स्थापना की गई थी ना उस टाइम क्या था कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो बोर्ड था ना उसके अंडर में थी, दोनों का इसके ऊपर कंट्रोल था। लेकिन बाद में जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा ज्ञान हुआ, पता चला कि ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है, तब इसका बोर्ड अलग से गठित कर दिया गया था। एंड इसके अलावा भी अपने अगर इंडिया में बात करें तो काफी संस्थान है बायोटेक्नोलॉजी के। नई दिल्ली में जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नई दिल्ली में, बोस विश्वविद्यालय है कोलकाता में, पूना के अंदर है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए है। मेनली प्लांट टिश्यू कल्चर के अलावा विषाणु जो है
उनके ऊपर भी रिसर्च करने के लिए पुणे के अंदर संस्थान है प्लांट एनिमल एंड विषाणु विज्ञान, तीनों के लिए पुणे में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के संस्थान इस टाइम मौजूद है। कोलकाता के अंदर है। अगर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी के जो संस्थान है, इनके अलावा अगर अपन बात करें भारत के अंदर ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के पार्क भी अवेलेबल है। पार्क जो लखनऊ के अंदर भी है, हैदराबाद में भी पार्क है। टोटल 19 पार्क जो है जो जैव प्रौद्योगिकी के अपने इंडिया में इस टाइम प्रेजेंट हैं। अब अपन ने जैव प्रौद्योगिकी के जो भी संस्थान थे, जो भी पार्क थे, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो अपनी आज की क्लास है इसमें अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेनली जो मैंने आज आपको बताया है उसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात किया था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था? कार्ल एरिक ने सन 1919 में दिया था। और बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसके रूप में करना? मानव कल्याण के रूप में करना बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद में इसकी युक्तियां आती है, जो भी युक्तियां थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, प्रोटेक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उनके बारे में युक्तियां पूछ सकते हैं कि भी इसकी युक्तियां कौन कौन सी होती है। ये कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है, परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी मतलब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। परंपरागत जो थी वो खाद्य पदार्थों के किण्वन से संबंधित थी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये अधिक खर्चीली है। जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बायोसेंसर, बायोचिप्स और बायोफिल्म को आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है भी ये क्या होते हैं। उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी के संस्थान कहाँ पे अवेलेबल है, वो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी के। ओके।